कक्षा 10वीं के गणित के लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.1 में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने 3.1 में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में स्टडी किया, सीखा था दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं, और अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाते हैं, आलेख खींचते हैं, तो वो जो आलेख है वो किस प्रकार का हो सकता है। एक ही तल में जो दो रेखाएं हैं वो कैसे स्थित होती हैं, या तो दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हो सकती हैं, या फिर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर संपाती हो सकती हैं। और फिर हमने किया था एक प्रश्न 3.1 से। बाकी दो प्रश्न जो आपको खुद करने के लिए दिए थे, तो अभी तक किसी ने कोई डाउट पूछा नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर भी आप उनको पूछ सकते हैं। आज हम इसी प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हल करने सीखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है कि रैखिक समीकरणों के युग्म का ग्राफीय विधि से हल करना। अगर हमारे पास रैखिक समीकरणों का एक युग्म है तो उनका हम ग्राफीय विधि से कैसे हल ज्ञात कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जब हम आलेख खींचते हैं तो आलेख जो है वो कल भी हमने बोला था कि या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, या समांतर होते हैं, या फिर संपाती होते हैं। तो अगर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों ही आलेख, दोनों ही रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस रैखिक युग्म का, उस रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इफ द ग्राफ ऑफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी जो संभावना इसमें हो सकती है वो लाइन्स में भी पैरेलल। इफ द लाइन्स आर पैरेलल मीन्स दे नेवर मीट विद ईच अदर, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। फिर उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अगर रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी जो इसमें संभावना है वो क्या है कि इफ़ द लाइन्स कॉन्साइड विद ईच अदर, कि एक दूसरे के ऊपर परस्पर संपाती हैं रेखाएं, तो रैखिक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशंस देयर विल बी। कि मैनी सॉल्यूशंस मतलब, अब सॉल्यूशंस यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि दो रेखाएं जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, आपस में मिलेंगी, उतने ही हल होते हैं। अगर एक बिंदु के ऊपर मिलती हैं तो एक हल है, ये हमने किया था ऊपर, एक हल है। अगर बहुत सारे, जब संपाती होंगी तो सभी बिंदुओं के ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं रेखाएं, संपाती हैं, तो संपाती रेखाएं जो हैं वो बहुत सारे बिंदुओं के ऊपर एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो वही उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, वही उतने ही उसके हल होंगे। और समांतर रेखाएं जो हैं वो किसी भी बिंदु पर आपस में मिलती नहीं हैं, इसलिए उसका कोई भी हल नहीं होगा। अब देखो, एक और चीज़ इसमें आती है, संगत और असंगत। संगत का अर्थ क्या है और असंगत का, ये थोड़ा सा आपने हिंदी में भी सीखा होगा। संगत क्या है, असंगत क्या है। संगत का अर्थ होता है जिसका कोई लॉजिक हो, लॉजिकल जिसको हम बोल सकते हैं, या कंसिस्टेंट होता है, उसका एक हल होता है, उसका कोई सॉल्यूशन होता है। और इनकंसिस्टेंट जिसका कि कोई हम बोल सकते हैं कि अस्तित्व नहीं है, या उसका कोई भी हल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो तीन प्रकार की हमारे पास रेखाएं बनती हैं, तीन प्रकार के ग्राफ हमारे पास बन रहे हैं, इनको हम संगत या असंगत की कैटेगरी में भी कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जिसका एक हल है, अद्वितीय हल है, तो ये क्या होगा,
संगत होगा। तो ये क्या है, ये संगत होना चाहिए क्योंकि इसका हल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, दोनों रेखाएं आपस में संपाती हैं और अनेक हल हैं, यहाँ पर भी हल हैं, तो ये भी संगत हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई भी हल नहीं है, देयर इज़ नो सोल्यूशन व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो समीकरण युग्म है ये युग्म असंगत होगा। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि संगत दो जो प्रकार के ग्राफ होंगे वो संगत होंगे और एक प्रकार का ग्राफ जो पैरेलल वाला होता है, समांतर वाला, ये असंगत होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और संगत को बोलेंगे कंसिस्टेंट। अब ग्राफ से अगर हम हल करते हैं तो एक लंबा प्रोसेस है। हमें बिना ग्राफ के भी अगर इसका पता लगाना है कि जो ग्राफ होगा वो किस प्रकार का होगा और जो हल होगा वो किस प्रकार का होगा, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। इसके लिए आइए हम देखते हैं कि जो साधारण रूप से लिखे गए रैखिक समीकरण होते हैं वो कैसे होते हैं। साधारण दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मान लो कि दो रैखिक समीकरण हैं। ये युग्म हो गया। युग्म मतलब जोड़ा है, पेयर है। हम क्या करते हैं कि x और x का जो कोफिशिएंट है दोनों में, x के जो गुणांक हैं उनका अनुपात लेते हैं, y गुणांकों का अलग से अनुपात लेते हैं और c जो अचर पद हैं उनका अनुपात हम अलग से लेते हैं। तो इन अनुपातों की हम तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना से ही हम पता लगाएंगे कि रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या संपाती हैं, जो हल है, जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो कैसे पता चलेगा, हम देखते हैं कि अगर ये दो समीकरण हैं, अगर हमारे पास a1/a2 मतलब x कोफिशिएंट्स का जो रेशो है वो y कोफिशिएंट्स के रेशो के बराबर नहीं है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमें तीसरी वाली रेशो जो है, तीसरा जो अनुपात है उसको ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके आधार पर ही बोल सकते हैं कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेदी होंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग, दे विल बी इंटरसेक्टिंग एट वन यूनिक पॉइंट, एक अद्वितीय बिंदु के ऊपर वे आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस प्रकार का जो युग्म होगा वो संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। दूसरी कंडीशंस में क्या हो सकती है कि पहली दोनों जो अनुपात हैं, दोनों रेशो जो है वो बराबर हैं, x का और y का। a1/a2 इज इक्वल टू b1, यहाँ क्या लिया था हमने, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पर हमने ये मान लिया कि ये इसके बराबर है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। फिर हम तीसरा ज्ञात करेंगे। तो तीसरा या तो इनके बराबर होगा या नहीं होगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर हम मान के चलते हैं कि अगर ये तीसरा जो अनुपात है वो इन दोनों अनुपातों के बराबर नहीं है, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं है, तब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और जो युग्म होगा वो असंगत होगा। तीसरा, अब ये दोनों बराबर हैं और तीसरा भी इनके बराबर है, तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, तब रेखाएं संपाती होती हैं और जो युग्म होगा वो संगत होगा। तो इस टेबल को हमने अच्छे से याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है कि पहली तो चीज़ ये है कि हमने जो अनुपात लेने हैं वो किसके किसके लेने हैं, a1/a2 करना है, b1/b2 करना है, c1/c2 करना है। फिर हमने देखना है कि अगर पहले दो जो अनुपात हैं वो आपस में बराबर नहीं हैं तो तीसरा अनुपात ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही हम लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी है। अगर पहले दोनों बराबर हैं तो तीसरा उनके बराबर है तो संपाती, अगर तीसरा उनके बराबर नहीं है तो समांतर। आइए इसी से संबंधित हम प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहला प्रश्न जो है 3.2 का प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न है
कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। निम्नलिखित के लिए रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा ग्राफी विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी इसमें शंका नहीं है कि ये प्रश्न जो है वो जो प्रश्न हमने पहले से सीखा है 3.1 में जो सीखा है उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें सिर्फ हमने क्या करना है कि हल ज्ञात करना है, ग्राफी विधि द्वारा दर्शाना है और हल भी ज्ञात करना है उसका। वहाँ पर हमने हल ज्ञात नहीं किया था, यहाँ पर हमने हल ज्ञात करना है, बाकी सारा वैसा का वैसा है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे हम। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz if the number of the girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो हम यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या मान लो x है और लड़कों की संख्या हमने मान ली y। लड़कों की संख्या y, लड़कियाँ x, एट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार लड़कियाँ प्लस लड़के टोटल 10 हैं, लड़कियाँ प्लस लड़के टोटल 10 हैं, तो ये समीकरण 1 बन गया। दूसरे समीकरण में हम लिखेंगे कि लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 ज़्यादा हैं, लड़कियों की संख्या माइनस लड़कों की संख्या बराबर 4 आना चाहिए, ये अंतर इनका 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जैसे हमने पिछला प्रश्न हल किया था 3.1 का, वैसे ही हम यहाँ पर करने वाले हैं कि यहाँ पर देखो हमने क्या करना है कि x और y हैं, 2 चर हैं, तो y बराबर है x को हम दाईं ओर ले जाते हैं, 10 माइनस x लिख देते हैं इसको। अब x के विभिन्न मान हम मान लेंगे, अपनी तरफ से हम मान लेते हैं कि यदि x बराबर है 5, इफ़ x इक्वल टू 5, तो y कितना आएगा, देखो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। यहाँ एक टेबल बना के हम इसमें भरते जाएंगे कि x और y के सामने हमने टेबल बना लिया, तो x का मान अगर हमने 5 लिया है तो y का भी 5 आया। यदि हम x 10 लेते हैं तो y हमारे पास 4 आता है, तो x बराबर 6, x बराबर 6 तो y बराबर 4। यदि हमारे पास हमने x बराबर है 7 लिया तो y बराबर 3 आ जाएगा, ये 3 लिख दिया, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10, देखो x प्लस y जो है वो 10 है। तो ये हमारे पास एक समीकरण के लिए ये हमारे पास मान, संभव मान जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मान हम जितने मर्जी ले सकते हैं, क्योंकि हम अपना x और y का जो मान है उसको अपनी तरफ से हम इच्छा अनुसार कल्पना करके चल रहे हैं। उसी प्रकार से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो माइनस वाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस वाई हो जाएगा, 4 प्लस वाई, ये x इक्वल टू 4 प्लस वाई बन गया। तो इफ़ y इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 9, देखो 9 माइनस 5 4 आता है, डिफरेंस जो है x माइनस वाई का वो 4 है, तो x माइनस वाई, देखो x माइनस वाई 4 आ रहा है। अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो ये 8 आएगा, अगर हम y को 3 लेते हैं तो x हमारे पास 7 आता है। हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो पॉइंट है 7 3 7 3 दोनों में सेम आ रहा है। कई बार नहीं भी आता है, लेकिन ग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें ये दिख जाता है जो सेम पॉइंट दोनों में आएगा। अब हम इन दोनों टेबल्स के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए पहला वाला है, ये ग्राफ देखेंगे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने परस्पर लंबवत ले लिया। यहाँ पर एक्स पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बिंदु मैंने दर्शाए हैं, वाई पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दर्शाए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला बिंदु, जो कि यहाँ x 5 है और y 5 है, मतलब x पर भी 5 y पर भी 5। तो x पर हम देखेंगे 5 कहाँ है, ये रहा 5, ये 5, और y पर भी 5, यहाँ पर मैंने फिंगर रख ली, और y पर भी 5 है, तो y पर भी 5 देखेंगे, ये 5 है। तो इस 5
और इस 5 के सामने जो बिंदु मिलता है ये हमारा पहला बिंदु आ गया, ये वाला 5 5 फर्स्ट आ गया। इसी तरह से सेकंड 6 4, तो y x पर 6, देखिए पहले 6 है, x पर 6 और y पर 4, तो ये y है तो y पर 4 देखेंगे, ये आया दूसरा बिंदु। तो 6 4 और 7 3, तो 7 और ये 3। तो इन तीनों बिंदुओं को हम देखते हैं कि बिल्कुल सीधी रेखा में आ रहे हैं, ये हमने इनको मिला दिया, एक रेखा हमारे पास बनेगी। पहला समीकरण जो बन गया x + y = 10। अब दूसरा समीकरण यहाँ देखेंगे, x कितना है 9 और y कितना है 5, तो x पर हम 9 देखते हैं और y पर हम देखते हैं 5, ये बिंदु आया 9 के सामने ऊपर, 5 के सामने यहाँ, ये आया पहला बिंदु 9 5। दूसरा है 8 4, तो 8 देखेंगे ये 8 है और ये 4 है, ये आ गया। तीसरा 7 3 7 3, तो ये पहले से लिया हमने, ये यही है, तो देखेंगे ये भी सीधी रेखा में आए, इसको हमने दूसरे रंग से दर्शा दिया। दोनों जो रेखाएं हैं वो किस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, 7 3 पर, तो यहाँ पर x का मान कितना आया 7 और y का 3। इसके आधार पर हम देखेंगे कि इन द ग्राफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 7 3, देयरफॉर x = 7 एंड y = 3। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस का, दोनों समीकरणों का हल क्या है, x बराबर है 7 और y बराबर है 3। अपनी तरफ से हम जितने मर्जी मान के चल पड़े x और y को, जो मर्जी मान के हम लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हल क्या होगा, जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कटेंगी, तो वो ये आया 7 और 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 आया, देखो x बराबर है 7 आ गया, और y बराबर है 3 आया, तो वो है नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कों की संख्या 3 आ गई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक और प्रश्न, इसी का दूसरा भाग जो है, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा भाग है, इसको आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, चलो इसको हम छोड़ देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो आप एक ही प्रश्न यही हल करेंगे, इसका दूसरा भाग बाकी नहीं।